लेट्स से क्वेश्चन है सिक्स डिफरेंट नॉवेल्स हैं जिसमें से एक दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन क्या रखा है? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में अगर रिकॉल करो क्या कराया था? सर्कुलर कॉम्पिटिशन करा दिया था बेटा सभी को, याद आ रहा है? बताओ भाई, कोई सर्कुलर कॉम्पिटिशन कराया था लास्ट क्लास में या नहीं कराया था? किसी को याद नहीं आ रहा क्या? कराया था या नहीं कराया था बेटा सर्कुलर कॉम्पिटिशन? कोई बताओ। नो सर, नहीं करा था। चलो फिर सर्कुलर कॉम्पिटिशन ही करते हैं, ये रह गया था। किसी ने पढ़ा सर्कुलर कॉम्पिटिशन पहले? नो पढ़ा था सर। सर? नहीं पढ़ा है, ठीक। लेट्स से मैंने कहा कि 3 बच्चों को बेंच पे बिठाना है बेटा, ए बी सी। तो उसको मैं इस तरह से भी बिठा सकता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे भी बिठा सकता हूँ। देखो सर्कल में बिठाएंगे तो कैसे बिठाएंगे? ए बी सी। लेट्स से ऊपर हमने बेंच पे बिठा दिया, नीचे हमने सर्कल पे बिठा दिया, मतलब सर्कुलर टेबल कह रहा हूँ। लेट्स से फिर मैंने क्या करा, अब इसको सर्कल में ऐसे लिख दिया, लेट्स से सी ए और बी। तो बेंच पे जब हम बिठाएंगे तो सी ए बी वाली अरेंजमेंट और ए बी सी वाली दोनों डिफरेंट है या सेम है बेटा? सर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब सर्कल पे सर्कुलर कॉम्बिनेशन लगाएंगे, जब सर्कुलर अरेंजमेंट बिठाएंगे तो ए बी सी जो मैंने लिखा है और जो सी ए बी, वो अलग बात है या सेम बात है? सर सेम। सेम, सभी को दिखाई दे रहा है बेटा, ऊपर से वो सेम ही है। देखो सी ए बी क्लॉकवाइज मैनर में इस तरह से, और इसमें भी सी ए बी क्लॉकवाइज मैनर में दिख रहा है बेटा? सभी को क्लियर है बेटा? यस तो सर। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कुछ डबल काउंटिंग हो जाएगी, राइट? तो उसके लिए फिर फॉर्मूला क्या है? लेट्स से चलो एक करके देख लेते हैं कि कितने आएंगे। कोई बताएगा सर्कुलर कॉम्बिनेशन में टोटल कितने बनेंगे? अगर हम ए बी सी सर्कुलर लाइक मैनर में इनको तीनों को बिठाते हैं, सर्कुलर टेबल कह रहा हूँ, तो कितने बना सकते हैं? तो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी, और सर क्या बी लिख सकते हैं? ए। सी बी, अच्छा बी सी, सी को ए और बी के बीच में कर दिया आपने, ऐसे है ना? यस सर। अब नोटिस करना फिर दोबारा एक बारी, ए बी सी, ए बी सी सर्कुलर मैनर में तो सेम बात होगी, ये दोनों सेम बात नहीं? मतलब सर सर्कुलर में नहीं आना चाहिए। बेटा सर्कुलर मैनर में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से अगर ए बी सी ही बन रहा है, फिर तो वो अलग नहीं हुआ ना बेटा, ये दोनों तो सेम बात होगी ना। खुद देखो, फर्स्ट वाले का सर्कुलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ए बी सी आपका क्लॉकवाइज आएगा, और जो आपने यस सर। दूसरा बोला था बी सी है, उसमें भी ए बी सी वो क्लॉकवाइज ही बन रहा है। तो वो तो लाइक अगर मैं घुमा दूंगा सर्कुलर टेबल को, वो तो एक जैसे ही बैठे हुए हैं। बात समझ में सर आई? सी बी ए। सी लिखूं, फिर लिखूं बी और फिर ए है, यस सर। ये कह रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कैसे है ऊपर वाले से? तो हमने नोटिस करा, पहले क्या रहा है, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ए बी और फिर सी आता है, लेकिन अब अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा पहले और फिर बी आएगा। समझ आ रहा है? यस सर। तो ये डिफरेंट हो गया। और कुछ बनेगा बताओ? सर सर एंटी बी ए क्लॉकवाइज, सी, हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा है, एंगल क्या? इसमें एंटी क्लॉकवाइज चले तो? हाँ, एंड देखो अब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या है, दोनों चीज आ रही है, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैं जैसे मैंने ये काम करा, आपकी कह रहे हो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंटी क्लॉकवाइज में तो फिर ए बी सी हो जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में दोनों अलग अलग काउंट कर रहा हूँ। अब आएगा कि कुछ केसेस जब दोनों के दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कब अलग काउंट करने हैं, कब डिफरेंट काउंट करने हैं। तो आप सोच के देखो, आप अगर आप 3 जनों के साथ, आप 3 फ्रेंड क्या करते हो, एक कहीं पर मीटिंग के लिए जाते हो और सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हो, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो अलग दिखेगा ना बेटा, या नहीं दिखेगा? ये सोच के सर। देखो, है ना? तो जैसे आप सोच रहे हो कि फर्स्ट वाला केस और ये सेकंड वाला केस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस है दोनों में ना। तो ऊपर वाले में क्लॉकवाइज एबीसी आ रहा है, जो मैंने सेकंड वाला फिगर बनाया उसमें एबीसी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में आ रहा है। तो ये दोनों अलग बातें मानी जाएंगी क्योंकि अलग दिख रहे हैं, लेकिन कब सेम दिखेंगे? कब सेम दिखेंगे? जैसे अगर मुझे क्या बनाना है, अभी उसके बारे में बात करेंगे, जैसे हम गार्लैंड या माला जब बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले उससे पहले आप ये बताओ, टोटल और कोई केस बनेगा इन दोनों के अलावा? ये तो दोनों डिफरेंट हो गए। बताओ भाई, कोई थर्ड केस बन सकता है अलग से इसके अलावा?
या यही बनेगी बस? यही बन रहे हैं, राइट? और तो कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या बेटा, कि इफ सर BAC BAC लिखूं, चलो लिख दिया, देखो ध्यान से देखना, BAC। अब इसको नोटिस करो, ये जो लिखा है आपने, ये तो ACB ही नहीं चल रहा, जो सेकंड वाला है तो सेम होगी, है कि नहीं? सर अगर हम C से क्लॉकवाइज करें काउंटिंग स्टार्ट फिर? नहीं बेटा, वो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो वो, लेकिन जो ऊपर से दिख रहा है सर्कुलर मैनर, वो अरेंजमेंट डिफरेंट तो नहीं है ना बेटा, बात को समझो। अगर मैं सर्कुलर टेबल को घुमा के ए की जगह वहां जहां पर आपने सी बोल दिया है वहां पर थोड़ा सा ए को ले आऊं, तो ऊपर से अगर कोई देख रहा है उसको अलग नहीं दिखेगी ना वो बात, समझ भाई बात? यस सर। मतलब देखो, अगर आपने, आप एक बात समझो पहले, ABC ऐसे लिख दो, या फिर ए को यहाँ रखकर बी को यहाँ खिसका दो, सी को आगे कर दो, या ए को यहाँ लिखकर बी को यहाँ लिख के सी को यहाँ कर दो, या भाई ए को यहाँ लिखकर बी को यहाँ सी को यहाँ कर दो, बेटा इस सारी सेम बात नहीं होगी। आपको ये देखो ना, क्लॉकवाइज मैनर में कोई सर्कुलर कॉम्पिटिशन जब हम देखेंगे कि क्या ये डिफरेंट केसेस हैं, तो ये तो सारे सेम ही है ना, ये तो यस सर। इनको हम अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, ऐसे तो फिर आप इनफाइनाइट बना दोगे, बिकॉज सर्कल पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, फिर तो खिसकाते जाओ थोड़ा थोड़ा सभी को, फिर तो वो अलग अलग बनती जाएंगी ऐसे, तो काउंटिंग कर ही नहीं सकते। बात समझ आई कॉन्सेप्ट, कि हम काउंटिंग कर कैसे करें, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है कि इफ फॉर n डिफरेंट थिंग्स नंबर ऑफ सर्कुलर कॉम्बिनेशन बोल दो या अरेंजमेंट बोल दो, एक ही बात है, आर कितनी होती है, n-1 फैक्टर, कितनी होती है, n-1 फैक्टर। जैसे पहले हम क्या करते थे, अगर 5 जने होते थे तो उनके लिए अरेंजमेंट कितनी करते थे हम, डिफरेंट डिफरेंट है तो 5 फैक्टर बोल देते थे, राइट, या 5p5, तो 5 फैक्टर आता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, n की जगह क्या हो गया, n-1 फैक्टर हो गया। जैसे अभी हमने करा कि 3 पर्सन थे ABC, तो हमने नोटिस करा कि 2 से ज्यादा बन ही नहीं पा रहे थे, याद है, 1 और 2, और 3-1 फैक्टर कितना होता है, अगर 3 पर्सन है, 3 पर्सन इन सर्कुलर मैनर, कैन बी अरेंज्ड इन, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 3-1 फैक्टर, जो कि कितना आएगा, 2 फैक्टर, और 2 फैक्टर 2 होता है, तो इसलिए 2 ही आ रहे थे, याद है? यस सर। बात सुन, ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा सर्कुलर कॉम्बिनेशन? अच्छा, अब सर्कुलर कॉम्बिनेशन में ये जो 2 केसेस आए, इसमें आपने ये भी नोटिस करा होगा, एक क्लॉकवाइज आ रहा था और एक क्या आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो n-1 फैक्टर वेज है, n-1 फैक्टर वेज इन विच n different things can be arranged in या अराउंड अ सर्कल। तो सर्कल के अराउंड आप कितने वेज में n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज कर सकते हो, जो कि कितना है, n-1 फैक्टर। लेकिन जो n-1 फैक्टर है, तो ध्यान रखना उसमें आपके नंबर ऑफ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी आ जाती है, प्लस नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी आ जाती है, और दोनों की दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी या नहीं होंगी, सोचो। अगर भाई टोटल n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं, तो उसमें से आधी जो होंगी वो क्लॉकवाइज वाली होंगी और आधी एंटी क्लॉकवाइज वाली होंगी, सही बात है या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो होंगी वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। और अगर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों किसके इक्वल होंगी, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, हाफ हाफ ही होंगी दोनों, है ना, सही है? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि कब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम बात मानी जाएगी, सोच के देखो। तो अगर लेट से 5 जने, उनको लाइक सर्कुलर टेबल के अराउंड क्या करना है, परम्यूट कराना है या अरेंज करना है, तो उसमें तो जो मीटिंग करेंगे 5 पर्सन डिफरेंट, तो उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग बात मानी जाएगी, अलग दिखेगी। कब ऐसा होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली अरेंजमेंट सेम बात कंसिडर करनी पड़ेगी, सोच के देखो। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था गार्लैंड वाला, नेकलेस हो गया, ठीक है, तो मान लो गार्लैंड लिया, माला लिया हमने, एक माला बनानी है अलग अलग फूलों से, लेट से, तो आपके पास लेट से 3 तरह के फूल है, ठीक है, फ्लावर्स हैं, A B C, चलो 4 ले लेते हैं, D। अब सोच के देखो, ये वाली माला और जो दूसरी वाली माला ले रहा हूँ मैं, देखो इसमें मैंने क्या करा है,
ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अरेंज कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज में कर रहा हूँ, ए बी सी और डी। तो यहां पर मैंने लिया एंटी क्लॉकवाइज मैनर में और ये लिया मैंने क्लॉकवाइज मैनर में। कैसे, ए बी सी और इसमें लिया ए बी सी डी इस तरह से, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों की दोनों अरेंजमेंट अलग दिख रही है या अलग है, सॉरी मतलब सेम है या अलग है? सर अलग है। सर अरेंजमेंट अलग है। अच्छा एक Yes, sir. सेकंड एक सेकंड मैं काम करता हूँ, ये ए बी सी डी ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, ए बी यहाँ लिख देता हूँ, सी यहाँ लिख देता हूँ, बी। हाँ चलो बताओ दोनों अलग है या सेम है? सर सेम। सर अब भी अलग है। सर अब भी अलग है। अच्छा हाँ, मतलब देखने से तो अलग लग रहा है, लेकिन इन दोनों को सेम ही कंसिडर करा जाता है। ऐसा क्यों भाई? जब पर्सन मीटिंग करते हैं 4 बंदे या 5 बंदे तो उनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग माना जाता है, लेकिन गार्लैंड जब बनाते हैं, माला जब बनाते हैं, उसमें दोनों सेम बात मानी जाती है। उसका रीजन देखो, क्या रीजन है, उसका लॉजिक क्या है। जब आप माला बनाओगे तो एक चीज समझो, आप अरेंजमेंट सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठा नहीं रहे होंगे। आपने क्या करा, एक माला बनानी है सर्कुलर मैनर में इस तरह से, तो आप सोच के देखो, अगर आपने पहली वाली माला बनाई है, उसी माला को अगर मैं उल्टा करके देखूंगा तो ये वाली माला नहीं बन जाएगी, सेकंड वाली? यस सर। तो मुझे बताओ, वो अरेंजमेंट जो माला हमने बनाई थी पहले वाली, उसमें आपने क्लॉकवाइज लगाए थे, लेकिन अगर उसी माला को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो जाएंगे सारे? यस सर। तो इसका मतलब माला अलग बनी या वो सेम ही माला है? माना सेम बनेगा। सेम बनी ना, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इन दोनों केसेस को सिंगल केस काउंट करते हैं। समझ में आया? एक ही केस काउंट करते हैं। आई बात समझ में? तो जब भी गार्लैंड वाला इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप समझ गए बेटा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट होगी वो सेम ही है। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ, लेट्स से आउट ऑफ n डिफरेंट फ्लावर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल गार्लैंड्स आप कितने बना सकते हो, तो बताएगा? अगर आपके पास n डिफरेंट फ्लावर्स हैं, उससे आप गार्लैंड बना रहे हो, तो कितने पॉसिबल गार्लैंड बना सकते हो? n-1 फैक्टर तो करते थे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिलाकर, लेकिन अब हमने समझा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें तो सेम बात होगी, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्लियर है? यस सर। आया बेटा सभी को समझ में? यस सर। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, लेट्स से 5 बॉयज and 5 girls sit alternately around a round table. Question पूछा, in how many ways can this be done? कितने तरह से हम इस तरह से सर्कुलर टेबल के अराउंड 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को बिठा सकते हैं। उसमें कंडीशन क्या कही गई है कि वो ऑल्टरनेटली बैठनी चाहिए, मतलब 2 बॉयज या 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो कैसे बिठाएं? सबसे पहले बॉयज को बिठाएं या गर्ल्स को? किसी को भी पहले अरेंज कर देते हैं। सर बॉयज को। सर बॉयज। अच्छा बॉयज को बिठाया पहले, चलो पहले बॉयज को बिठा देते हैं। ओके, तो 5 बॉयज को सर्कुलर मैनर में बिठा रहे हैं बेटा, तो कितने वेज में बिठा सकते हैं जल्दी से बताओ? 5 boys can be seated around circular table in कितने वेज में? 24। 5 minus 1, वेरी गुड, 5 minus 1 हो जाएगा 24 वेज में, क्योंकि 4 फैक्टर आएगा। तो 24 वेज में मैंने क्या कर दिया, उनको अरेंज कर दिया सर्कुलर मैनर में। अब कितनी जगह बच जाएंगी, क्योंकि गर्ल्स को भी बिठाना है, तो कितनी जगह बचेंगी सोचो। ये 5 बॉयज बिठा दिए, 1 2 3 4 और ये 5, इनके बीच में थोड़ा सा गैप ले देता हूँ, B2 B3 B4, ठीक है। तो इनको हमने 24 वेज में अरेंज कर दिया। मुझे बताओ कितनी जगह बची गर्ल्स के लिए? सर गर्ल्स के लिए नहीं बची। गर्ल्स के लिए भी 24 ही होंगी फिर। नहीं, आराम से पहले सोच लो, आराम से सोच लो। देखो बॉयज को आप बिठा चुके हो, तो अब जो प्लेसेस बचेंगे जहां पर हमें गर्ल्स को बिठाना है, और कंडीशन क्या आगे बनती है कि सिट ऑल्टरनेटली बैठेंगे। तो बॉयज के बाद मतलब गर्ल आएगी, फिर सर 6।
एक मिनट पहले जाके तो बताओ, काउंट करके देखो तो सही, जहाँ मैंने क्रॉस लिखा है वहीं पर तो बैठ सकती है गर्ल्स। कितनी प्लेसेस हैं बताओ? कितनी प्लेसेस है भाई? नाउ 5 नाउ एट 5 places 5 girls can be arranged in, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? सर 120। अब बताओ 4 फैक्टर आएगा या 5 फैक्टर आएगा? सोच समझ के बोलना। सर क्या? अब हमारा जो 5 गर्ल्स को 5 प्लेसेस में बिठाना है, उसके लिए 5 फैक्टर आएगा या 4 फैक्टर आएगा? सर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। हाँ, क्योंकि बॉयज को हमने सर्कुलर मैनर में एक बार बिठा दिया, अब 5 प्लेसेस पर 5 गर्ल्स को बिठाने के कितने तरीके हैं भाई? 5 फैक्टर वेज ही हैं। बात सभी को क्लियर है? यस सर। तो यानी टोटल वेज कितने होंगे? टोटल सच अरेंजमेंट सर कितनी होगी? 120। नहीं, ये तो 120 आ गया। ऊपर वाला जो 24 आया था उसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इसके साथ या प्लस करना है? सोच समझ के। सर ऐड कर देते हैं। प्लस करना है, एडिशन होनी है। यार हमेशा इसमें गड़बड़ क्यों करते हो तुम? मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा था जब तक क्वेश्चन या टास्क कंप्लीट नहीं होता मल्टीप्लाई चलेगा जितनी बार भी आता। तो बेटा पहले आपने बॉयज को बिठाया, फिर आपने गर्ल्स को बिठाया, तो जब टास्क तो हम तभी कंप्लीट मानेंगे ना जब दोनों बैठ जाएंगे। तो बेटा पहले आपने बॉयज को जो बिठाए थे उतने वेज आगे 24, अब गर्ल्स को बिठाने के तरीके आगे 120। तो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई क्यों नहीं होंगे? बात क्लियर है? यस सर। तो इसमें गड़बड़ क्यों करते हो? बाकी सभी को क्लियर है बेटा क्यों मल्टीप्लाई किया? आप अपने आप से जब भी करते हो ना कंफ्यूज होते हो तो आप अपने आप से क्वेश्चन ये पूछा करो कि अभी क्या टास्क कंप्लीट हो गया? मतलब जब हमने बॉयज को बिठाया 24 वेज, तो क्या सारे के सारे बच्चे बैठ गए? 5 गर्ल्स 5 बॉयज नहीं बैठे ना? यस सर। तो जब तक बेटा सारे के सारे नहीं बैठ जाते हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी हमारे अरेंजमेंट्स आते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना फिर दोबारा। एक राउंड टेबल है जिसमें 20 मेंबर्स को बिठाना है। 20 मेंबर्स आर टू बी seated around a circular table। कितने मेंबर को बिठाना है? 20 मेंबर को बिठाना है, जो अलग अलग कंट्रीज से आए, लेट्स से उनका कोई डेलीगेशन है और कुछ मीटिंग करा रही है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी seated if, कंडीशन क्या लगाइए? if 2 particular members are, पहला है always together और सेकंड केस है never sit together। तो 2 मेंबर जो हैं 20 में से वो ऐसे कहते हैं कि या तो पहला केस बना दिया या तो एक साथ बैठेंगे, और दूसरा केस बना दिया बताओ जब वो एक साथ कभी नहीं बैठेंगे तब कितने अरेंजमेंट बनेंगे? सर एक बार ऊपर से क्वेश्चन रिपीट करना, आवाज हाँ बेटा क्वेश्चन है बेटा 20 मेंबर्स हैं और उनको सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा हम कितने तरह से कर सकते हैं कि जिसमें 2 पर्टिकुलर जो मेंबर हैं वो कहते हैं पहली बार वो एक साथ बैठेंगे हमेशा। तो अगर 2 वो एक साथ बैठेंगे तो बाकी फिर लाइक टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगे उनको बिठाने के लिए। और दूसरा केस है जब वो कभी भी कहते हैं एक साथ नहीं बैठेंगे तब कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है जैसे हम करते थे, एक लेटर होता था कोई भी इनवॉल्यूट या कोई भी एक वर्ड दे देता था मैं, उसके लेटर्स में मैं बोल देता था कि वॉवल्स को एक साथ रखना है या वॉवल्स को एक साथ नहीं रखना है, वैसा क्वेश्चन बन गया ना ये, है क्या नहीं? यस सर। तो अब जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में आप कह रहे हो कि वो हमेशा ही एक साथ होने चाहिए, 2 मेंबर एक साथ बैठेंगे। तो उनको एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 2 पर्टिकुलर मेंबर्स एज अ सिंगल पर्सन मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो जो 2 मेंबर्स हैं वो एज अ सिंगल पर्सन। तो मुझे एक चीज बताओ, अब टोटल पर्सन कितने हो गए? सर 19। वो टोटल 19 members now can be arranged in, बताएगा कोई कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? उन 19 मेंबर्स को, अगर उन 2 को हम एक मान लें तो उन 19 मेंबर्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? सर एक ही टेबल पर। हाँ वो सर्कुलर टेबल ही है, उसी पर ही कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 19 फैक्टोरियल या 19 - 1?
सर 19 माइनस 1। ठीक है, तो 18 फैक्टोरियल वेज में हम उनको अरेंज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो हमने सर्कुलर कॉम्बिनेशन लगा दी और 18 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन अब वो जो दो पर्सन एक साथ बैठे हैं, वो एक साथ तो बैठकर लेकिन स्विच तो कर सकते हैं अपने प्लेसेस, है कि नहीं? देखो देखो एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे बैठ गए। लेट्स से 17 और 18 दो पर्सन थे, तो ये 17 18 वाले जो पर्सन है ये एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन ये अपने प्लेसेस स्विच तो कर सकते हैं ना भाई। 17 18 की जगह आ सकता है, 18 17 की जगह आ सकता है कि नहीं? एक साथ Yes, तो sir. कभी भी बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब फिर आगे मुझे क्या करना चाहिए? बट टू पर्टिकुलर मेंबर्स जो थे, टू पर्टिकुलर मेंबर्स कैन एक्सचेंज Their seat. places, their places or seats. Therefore, total such arrangements in which two particular members are always together, कितने हो जाएगा? जो आपका 18 फैक्टोरियल आया था उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल कह दो या 2 से करोगे। ठीक है, सभी को आया समझ में? इसको सॉल्व नहीं करना, पेपर में भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि 18 फैक्टोरियल तो भाई सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे ही आंसर होगा। तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 लिख दो या 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब आ जाओ ऊपर वाले सेकंड वाले क्वेश्चन पे। अब ये बताओ जल्दी से, मैं नहीं करूंगा, आप खुद बताओगे कि सर ऐसे करेंगे इसे। अब अगर वो कहता है कि कभी भी एक साथ वो दो पर्सन जो है पर्टिकुलर, वो कभी भी ना एक साथ ना बैठे, अब क्या करेंगे? अगर एक साथ नहीं निकालना है तो आपको याद होगा पहले क्या करते थे हम, टोटल निकालते थे ना, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. टोटल अरेंजमेंट ऑफ 20 मेंबर्स कितनी होगी भाई? कितने Sir, तरह से अरेंज कर सकते हैं 20 मेंबर्स को? 20 माइनस Sir, 20 minus 1. नहीं 20 माइनस 1 होगा ना बेटा, क्योंकि अभी तो मैं सारा का सारा टोटल ले रहा हूँ कि वो कहीं पर भी कोई कहीं पर भी बैठे। वो कितनी अरेंजमेंट्स होती? 19 sir, फैक्टोरियल। उनमें yes, से sir. उनमें से आप पहले ही निकाल चुके हो कि जिनमें वो दो पर्सन एक साथ बैठेंगे वो अरेंजमेंट कितनी है? 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच two particular members are never together, तो ऐसी कितनी होगी बताओ? क्या कर दें दोनों को? Sir, 18 factorial. तो माइनस कर देंगे फिर हम इसको। माइनस करना है ना बेटा। जो टोटल आपके पास आई है 19 फैक्टोरियल आई है, और जिनमें वो एक साथ बैठ रहे थे वो थे 2 into 18 फैक्टोरियल, तो बेटा माइनस नहीं कर दोगे? यस सर। क्योंकि जिनमें वो एक साथ बैठे हैं वो वाली परमुटेशन टोटल जो जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं, वो थी हमारी 19 फैक्टोरियल। उसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। जब माइनस करा तो इन दोनों में से आप 18 फैक्टोरियल तो कॉमन ले सकते हो। क्या बचेगा? कोई बताएगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा? Sir, 1 minus 2. 1 minus 1 क्यों 2 बचेगा? factorial। 1 क्यों बचेगा बेटा? 19 फैक्टोरियल में से आपने 18 फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? सोच के बोलो। Sir, 19. हाँ, माइनस क्या बचेगा? 2, राइट? Yes, sir. 18 फैक्टोरियल इंटू 17 होगा। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। सभी को आया बेटा समझ में? टोटल अरेंजमेंट निकाल दी जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो कितनी आई? 19 फैक्टोरियल। और जिनमें एक साथ बैठते हैं दो पर्सन वो हैं 2 into 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल के बाद 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि वो दो पर्सन अपना प्लेसेस जो है स्विच कर सकते हैं, सीट स्विच कर सकते हैं। तो हर एक केस के लिए 2 केस बनेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस कर दिया, ताकि हमें ये फाइंड करना था कि जब वो कभी भी एक साथ नहीं बैठे। क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 10 different diamonds can be arranged to make a, क्या बनाएंगे? नेकलेस। तो अगर 10 डायमंड हैं डिफरेंट और उनको अरेंज करना है टू मेक अ नेकलेस, तो ऐसे कितने नेकलेस या कितने वेज होंगे जिसमें हम वो ऐसा कर सकते हैं? बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया बेटा।
So 10 Sir, minus 1. सर 8 9. 8 फैक्टर सर 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टर किस हिसाब से भी 8 फैक्टर सोच के बताओ, क्या बोला आपने? So 9 factorial. 10 minus 9। 1. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने ऊपर क्या समझाया था आपको? मैंने कहा था जब पर्सन जब बैठते हैं सर्कुलर टेबल कह रहा हूँ, उनकी अरेंजमेंट जो होती है उसमें तो n-1 फैक्टर होता है। फिर मैंने कहा था n-1 फैक्टर में बेटा मैंने दो बातें समझाई थी। उस n-1 फैक्टर में दो अरेंजमेंट आती है। कौन कौन सी आती है? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो जब पर्सन सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं वो तो अलग दिखेंगे, क्लॉकवाइज में अलग, एंटी क्लॉकवाइज में अलग दिखेंगे। लेकिन जब मैंने कहा था गार्लैंड बनाओ, नेकलेस बनाओ, उसमें मैंने कहा था क्लॉकवाइज वाली अरेंजमेंट को अगर उल्टा करके देखोगे तो वही एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो उसका मतलब वो नेकलेस अलग नहीं बनाया आपने, वो तो एक तरह से जो क्लॉकवाइज दिख रहा है वो उल्टा कर दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसका मतलब वो जो परमुटेशन होंगी या वो जो वेज होंगे वो हाफ करने थे आपको। तो यहाँ पर टोटल 10 डिफरेंट डायमेंशन है, तो उनको सर्कुलर अरेंजमेंट अगर करना है तो वो होगा 10-1 फैक्टर, जो कि 9 फैक्टर आएगा। लेकिन क्योंकि गार्लैंड या नेकलेस बना रहे हैं और मैंने कहा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज मैटर ही नहीं करती यहाँ पे, तो इसलिए जब मैटर नहीं करती तो कोई एक ही बोल दो, n-1/2 फैक्टर। क्लियर है Yes, sir. बेटा? सभी को समझ में आ गया कि गार्लैंड और नेकलेस के केस में वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सेम क्यों मान रहा हूँ? बोलो भाई, सभी को क्लियर है बेटा? दोबारा समझाऊं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें सेम क्यों है? Sir, आ गया समझ. ठीक है, तो फिर डिवाइड बाय 2 भी करना था आपको, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड नहीं करोगे फिर तो डबल काउंटिंग कर रहे हैं। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? 9 फैक्टर डिवाइड बाय 2. 2। ठीक है, ओके। नीरज बेटा आपने डिवाइड बाय 2 भी करा है 9 फैक्टर के बाद या नहीं किया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इनवाइट्स अ ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स। एक पर्सन ने 10 मेंबर्स को इनवाइट किया, 10 members at dinner, and seats, और जो सिटिंग करानी है हमें वो सर्कुलर अरेंजमेंट में करनी है। तो पर्सन इनवाइट्स अ ग्रुप ऑफ 10 members at dinner अराउंड अ, चलो यहाँ पर थोड़ा सा अलग बना देते हैं क्वेश्चन, एक टेबल की जगह 2 टेबल लगा देते हैं डिनर। तो क्या है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में हमने क्या करना है भाई, 2 टेबल दिए हैं सर्कुलर में टेबल, और उन दोनों सर्कुलर टेबल पे कितने कितने पर्सन बिठाने? 5-5 पीपल बिठाने। ठीक है, 5 मेंबर यहाँ पर, 5 मेंबर यहाँ पर बैठेंगे। तो कितने तरह से कर सकते हैं बताओ? 5 मेंबर्स यहाँ बैठेंगे और 5 मेंबर्स यहाँ पे बिठाने। तो कितने वेज में हम उनको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो सर पर्सन दोनों इनवाइट्स में अ ग्रुप ऑफ, हाँ दोनों पर ही क्या करने, 5-5 मेंबर बिठाने 10 में से। तो कितने वेज में हम उनको अरेंज कर सकते हैं इस तरह से? तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा, मतलब आप ऐसे सोचो कि स्टार्टिंग आप करोगे कैसे। ऐसे पूछो अपने आप से कि भाई अगर आपके घर 10 पर्सन आ जाते हैं और 2 आपकी सर्कुलर टेबल्स हैं जहाँ पर आप डिनर लाइक उनके लिए रेडी करोगे, तो उनको जब सेटिंग कराओगे तो कैसे कराओगे? आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे उन 10 में से पहले 5 मेंबर को क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट टेबल है उस पर बिठाने के लिए 5 पर्सन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना कि कोई भी 5 जाके बैठ जाओ। तो कोई भी 5 जाके बैठ जाओ इसका मतलब क्या है, पहले 5 पर्सन सेलेक्ट करे बेसिक, है ना? यस सर। तो 5 मेंबर सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 10C5, राइट? 10 to 5. Yes, sir. तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 members कैन बी सेलेक्टेड इन, कितने वेज में कर सकते हैं? 10C5 वेज में कर सकते हैं। और उनको फिर अब बिठाना भी है, तो पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, और जो बच गए 5 मेंबर उनके लिए कोई सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि जो बचे हुए 5 होंगे वो तो पूरा सेकंड वाला जो टेबल है उसी पर ही जाएगा, राइट? तो उसमें फिर सिलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि वो तो एक ही नो। सिलेक्शन होगा। मतलब आप यस कहोगे सर। भी कि 5C5, वो तो 1 ही आएगा। तो आपने क्या करे, तो पहले वाले जो टेबल है उस पर 5 पर्सन को सेलेक्ट करने के तरीके हुए 10C5। जो बच गए 5 उनके लिए सिलेक्शन का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही तरीका है कि उनको ले ही लो, उनको बिठाना ही अब सेकंड टेबल पर। तो इसलिए मैंने 10C5 लिखा, फिर दोबारा 5C5 नहीं लिखा, क्योंकि 5C5 का मतलब वो 1 ही आएगा। तो अब अगर 10 में से 5 पर्सन आपने सेलेक्ट कर लिए, तो उनको मुझे बता दो कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो फर्स्ट टेबल पर। फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 members
कैन बी सिटेड अराउंड टेबल 1? बताइए कोई इन कितने वेज में कर सकते हैं? सर 10 into 9 into 8 into 7 into 6. एक मिनट यार, क्या कर रहे हो? आराम से आराम से आराम से। सर 10 5 में से minus 1 factorial. हाँ बेटा, सर्कुलर परमुटेशन कर रहे हैं, कहाँ चले गए भाई? 10C5 जब आपने बोला तो आपने 10% में से क्या करे थे, 5% सेलेक्ट कर लिया। अब उनको फर्स्ट टेबल जो है वो सर्कुलर टेबल है, उस पर बिठाना है। तो 5 पीपल को आप कैसे बिठा सकते हो सर्कुलर तरीके से? 5 - 1 फैक्टोरियल तो होगा बेटा, 4 सर 25 वेज में. 24 वेज में बेटा। 5 - 1 होता है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो 24 वेज में 5 जो पहले मेंबर थे जिनको सेलेक्ट किया उनको बिठा दिया। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप of 5 members can also be seated in कितने वेज में बिठा सकते हैं? सर इनको भी 5 minus 1 factorial वेज में बिठा यानी कि 24 वेज में इनको भी बिठा सकते हैं। क्लियर हो गया? यस तो सर. therefore total such arrangements को बताएगा कितनी होंगी? पहला हमारा आंसर आया, पहले एक मिनट, पहला आंसर आया था 10C5, फिर दूसरा आंसर आया 24, फिर आया 24। अब इनका बता दो किसको प्लस करूं और किसको मल्टीप्लाई करूं, सोच के बताना। सर 24 सर into 10C5 24. से मल्टीप्लाई और 24 प्लस 24 होएगा क्योंकि हमने बिठा दिए। अच्छा, तो यानी कि ऐसे लिखूं? नो सर, हाँ। नो सर. सर 10C5 plus 24 into 24. अच्छा, ऐसे बोल रहे हो? यस सर. भाई ये सर ठीक सर है? देखो, सर ऐसे बोल रहे देखो, जैसे भी आपने अभी। बेटा सर मल्टीप्लाई करो अभी. ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सोच के बोल रहा हूँ। सर ये No, होना चाहिए. पक्का ये अब नहीं ये होना चाहिए? ये नहीं, नहीं ये होना नहीं चाहिए? होना अच्छा, नहीं। एक चीज सुनो। आप कह रहे हो कि सर अच्छा, आप ये कह रहे हो क्या मुझे कि ऐसे करो सर, ऐसे करो? यस सर. यस सर, यस ऐसे करो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि 5 पीपल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है कर लिए, और फिर आपको लग रहा है टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो सर ने उन 5 पर्सन को बिठा भी दिया 24। आप कह रहे हो टास्क कंप्लीट हो गया और फिर उनको दूसरे जो 5 थे उनको बिठा दिया। मुझे एक चीज बताओ बेटा, सारे के सारे पीपल बिठाने थे 10 के 10 या सिर्फ 5 का ही टास्क था हमारा? सर 10 के 10 बिठाने थे। 10 के 10 बिठाने थे। तो बेटा 10 के 10 बिठाने थे तो प्लस कहाँ से आ गया बेटा? ये भी तो प्लस मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा। पर भी मल्टीप्लाई सर होगा। बिठा दिए जो। सर कहाँ बिठाए मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर बेटा? भी। पहला देखो। देखो, पहला जो ग्रुप था वो 24 फैक्टोरियल वेज में बिठाया। सेकंड जो मेंबर थे 5 मेंबर, उनको भी 24 वेज में बिठाया। और जो सिलेक्शन करा, फर्स्ट सिलेक्शन जो करा 5 पीपल का, वो था 10C5। तो बेटा सिलेक्शन हुआ, बैठे तो नहीं, मल्टीप्लाई चलेगा। फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट जो ग्रुप था उसको बिठा दिया, पर टास्क तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ ना बेटा। जो दूसरे वाले पर्सन है जो रह गए हैं उनको भी तो बिठाना है। नहीं बात समझ में आई? सर फिर हमने बिठा जो दिया उनको तो प्लस क्यों नहीं आया? पर मैं रीजन टास्क देखो, था सर पर 10. उसका रीजन मेरे को पता था। मैंने भी क्या बोला था, मैंने कहा था जब तक बेटा टास्क पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता मल्टीप्लाई में चलेगा। तो आप जो बोल रहे हो कि पहले वाले जो फर्स्ट मेंबर हैं जो 5, उनको हमने बिठा दिया, लेकिन बेटा सारे के सारे मेंबर तो नहीं बैठे ना अभी। जो बच गए सर 5 वो दूसरी टेबल पे बैठेंगे, लेकिन स्टिल अभी टास्क इनकम्प्लीट है। तो उसके सर लिए मैं दोनों ये टेबल, मल्टीप्लाई आएगा। ये सर दोनों टेबल सर हमें प्लीज फिल करनी थी. हाँ, तो जब तक दोनों की दोनों टेबल पूरी की पूरी सारे मेंबर से फिल नहीं होगी, सारे जितने भी बेस बीच में आएंगे वो सारे मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है? यस यस सर यस। जैसे बेटा ए से बी जाने का मैंने सबसे सिंपल तरीका जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करा था, मैंने कहा था देखो ए से बी जाने के 2 रास्ते, बी से सी जाने के 3 रास्ते। तो बेटा जब तक पूरा ए से सी नहीं पहुंचोगे, बीच में जितने भी रास्ते हैं मल्टीप्लाई होता चलेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल और एडिशन वाला प्रिंसिपल, बेटा ये ध्यान रखो, आराम से समझो, क्योंकि आप बार बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो कि मल्टीप्लाई करना है ऐड करना है। ठीक है? तो जब तक पूरा टास्क कंप्लीट नहीं होता 10 के 10 मेंबर नहीं बैठते, सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी। पहला सिलेक्शन भी मल्टीप्लाई होगा, जो बैठ गए 5 वो भी मल्टीप्लाई, और जो लास्ट जो दूसरा सेकंड ग्रुप था 5 मेंबर का वो भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसी क्वेश्चन में फिर दोबारा इसी का पूछ रहा हूँ, 10 मेंबर है, अब इस तरह से बिठाने की 6 मेंबर इस टेबल पे बिठाने और 4 मेंबर इस टेबल पे बिठाने। ठीक है? तो Yes, अब बताओ sir. कितने वेज में बैठेंगे? सर जो पहले टेबल पे 10C6 बैठेंगे। 10C6 नहीं, 10C6 बेटा बैठने के लिए नहीं होता, नहीं 10C6 होता है कि 6 Select पर्सन पहले 10 में से किया आप हाँ सेलेक्ट करोगे कौन से 6 मेंबर फर्स्ट टेबल पे बैठेंगे और कौन से जो बाकी 4 मेंबर हैं वो सेकंड टेबल पे बैठेंगे।
तो पहले जो 6 हैं उनको सेलेक्ट करने का तरीका हो गया 10C6। दूसरे वाले जो 4 बचे उनके लिए सिलेक्शन का कोई एक ही तरीका है, वो तो उन चारों को ले ही लो भाई, और ये 1 ही आएगा इसलिए लिखते ही नहीं है। तो पहले 6 सेलेक्ट करें, उनका वे हो गया 10C6। बाकी जो 4 है उनको सेलेक्ट करने का तरीका एक ही तरीका है कि उनको ले ही लो, अब उनको बिठाना ही है। अब उनको बिठा देते हैं, मल्टीप्लाई क्या आएगा पहला, एक फर्स्ट बार क्या आएगा रिपीट बेटा? करो तो। एक सर, मिनट। बेटा देखो मैंने क्या किया, एक मिनट, 10 मेंबर थे, 10 में से पहली टेबल पर 6% को बिठाना था, सेकंड टेबल पर 4% को बिठाना था, जो बच गए। तो मैंने कहा कि कैसे बिठाऊंगा मैं, पहले तो मैं फर्स्ट टेबल पे जो 6% चुनने हैं उनको चुन लेता हूँ, कितने वेज में, 10C6 वेज में। फिर मेरे पास बचे 4 पीपल, और 4 के 4 सेकंड टेबल पे बैठेंगे। उनका तरीका कितना है, 4C4, जो कि 1 आएगा, क्योंकि एक ही तरीका, उन चारों को ले ही लो। ठीक है, अब उनको बिठाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो 6 मेंबर सेलेक्ट हुए उनको बिठाने के तरीके कितने होंगे, तो 6 minus 1 factorial। 6 - 1 मतलब 5 फैक्टोरियल। और दूसरी टेबल पे बिठाने के तरीके So 3 factorial। 4 - 1 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सभी को? ये Yes सर sir। सर आंसर भेजा चेक। फिर क्या करना है, सर आंसर भेजा यही होगा ना ऐसे। आंसर हाँ 10C, अच्छा आपने 6 की जगह 5 लिख दिया बेटा, यस सर, 10C6 आएगा। ठीक है, और यस बाकी हाँ बाकी में भी गड़बड़ है बेटा। 3 फैक्टोरियल आपने 12 क्यों लिख दिया, 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है बेटा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा पेपर में ऑप्शन लिखे हुए थे, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे हुए थे, मेरे को बताना कि कौन सा करेक्ट है। चलो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। भाई मुझे तो सर, सी के साथ C। सी के साथ मुझे बी भी लग रहा है। बी क्यों रॉन्ग है बेटा? सर इसमें 10C4 नहीं है। अच्छा इसकी वजह से। यस सर। अच्छा फिर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती थी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मुझे याद से आ रही है, नहीं मेरे को, इसलिए मैंने बोल दिया। NC_R1 अगर NC_R2 की इक्वल है तब n की वैल्यू R1 + R2 होती थी। तो मुझे एक चीज बताना, आप कह रहे हो सर उसमें 10C4 लिखा हुआ है और इसमें 10C6 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इधर क्या आएगा 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्या डिफरेंट है इन दोनों बेटा, दोनों सेम नहीं आ रहे? Yes sir। यस पेपर सर। में क्या होगा, तुम्हें सी ऑप्शन गलत करके ऐसे दे देगा वो 10C8। अब तो तुम कहोगे कोई नन ऑफ दीस पे टिक कराओगे फिर तो तुम, है ना? यस अगर सर। मैंने सी ऑप्शन को, हाँ तो बेटा ये चीज याद रख लो कि वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, तुम्हें 10C6 नहीं देगा क्योंकि वो तो ऑब्वियस हो जाएगा, 10C4 करके दे देगा। तो बेटा 10C4 भी ठीक है, क्योंकि 10C4 या 10C6 सेम है। तो ऐसे याद रखो कि जब भी कुछ ऐसा लिखा हो, मान लो लिखा हो 10C8 तो वो किसके इक्वल होगा, 10C2 के इक्वल होगा। अगर लिखा है 10C7 वो किसके इक्वल आएगा, 10C3 सी। 10C3। के इक्वल आएगा। ऐसी 10C अगर 9 लिखा है तो 10C1 के इक्वल आएगा। क्लियर है? Yes sir। Yes बेटा ये sir। वैल्यूज जो होती है वो इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये इक्वल रहते हैं अगर हमारा NC_R1 और NC_R2 हमने कंडीशन पढ़ी थी कि इक्वल होते हैं जब n आपका R1 + R2 के इक्वल हो जाए। तो आपने नोटिस करा R1 + R2 अगर n के इक्वल आ रहा है, मतलब जो कि 10 है दोनों में, तो फिर दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। और मैंने करके भी दिखा दिया, वो फैक्टोरियल जब सॉल्व करोगे आप दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है सर ऊपर की स्लाइड करना एक बार। हाँ सर बस नीचे थोड़ा सा। ये कंडीशन भी लिखनी है, लिख लो। ये वैसे मैंने लिखवाई थी, याद आ रही सभी को? यस सर। ठीक है, अब बोलो बेटा यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना। अभी जैसे मैंने पॉलीगन, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल, कुछ क्वेश्चंस याद होगा आपको कराए थे, उसी पे बेस्ड है। इफ इन अ रेगुलर पॉलीगन, क्या होता है रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा? नहीं पता रेगुलर पॉलीगन? बेटा पॉलीगन तो होता है जिसकी n साइड्स होती हैं, है ना?
एक क्लोज्ड कर्व जिसकी एन साइड्स होती है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन में आपका सबसे छोटा पॉलीगन बनता है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद बनता है क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, 5 साइड वाला पेंटागन। और रेगुलर अगर वर्ड लगा दिया तो उसका मतलब है सारी साइड इक्वल भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो पेंटागन है, हेक्सागन है, कितनी साइड वाला, ये नहीं पता। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल। तो एक रेगुलर पॉलीगन है, इन अ रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ डायगोनल्स इज दे रखे हैं कितने 54। तो किसी एक रेगुलर पॉलीगन में अगर बोल दिया कि डायगोनल्स 54 हैं, देन नंबर ऑफ साइड्स बतानी आपको कितनी है। तो जब आपको ये नहीं पता कि उसकी साइड्स कितनी है तो मान लेते हैं दैट इट्स अ एन साइडेड पॉलीगन। हमने मान लिया भाई एन साइडेड पॉलीगन है। तो याद आ रहा है फिर डायगोनल्स निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने, सोचो। बताओ भाई, अगर आपको एन साइडेड पॉलीगन अगर दिया हुआ है तो उसका मतलब उसके एन वर्टिसेस होंगे, और Yes. एन Yes, अगर sir. वर्टिसेस हैं तो उससे लाइन सेगमेंट कितने बन सकते हैं पहले ये बता दो। फ्रॉम एन वर्टिसेस नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने बना सकते हो आप। बेटा ये तो क्वेश्चन वैसा हो गया ना कि अगर 10 टीम है या एन टीम्स हैं, उन एन टीम्स के में अगर आपको दो टीमों के बीच में मैच कराने हैं कोई से भी, तो कितने मैचेस हो सकते हैं भाई। दो टीम आप सेलेक्ट करोगे, उनके मैच करा दोगे। तो दो टीम सेलेक्ट करने के आउट ऑफ एन कितने वेज होंगे, एन सी 2। Yes, यही sir. होगा या नहीं होगा, NC2, yes, sir. NC2 ना बेटा। क्योंकि Yes, sir. कॉम्बिनेशन क्यों लगाया, क्योंकि ए से बी को जोड़ो या बी से ए को जोड़ो, वो लाइन सेगमेंट तो सेम ही बनेगा, याद है। Yes, sir. तो अगर मुझे एन साइडेड पॉलीगन में पता है कि भाई अगर 4 साइड वाला पॉलीगन जैसे होता है क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, 5 साइड वाले में 5 होंगे, तो जितनी साइड होंगे उतने ही कोने होंगे उसके। और कोने का मतलब हो गया वर्टिसेस मतलब पॉइंट। तो उन पॉइंटों से, एन पॉइंटों से अगर मुझे कोई लाइन सेगमेंट बनाना है तो मैं कितने बना सकता हूँ, NC2। क्यों, क्योंकि कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, उनसे लाइन सेगमेंट बना दूंगा। कॉम्बिनेशन इसलिए लगाया क्योंकि A to B जाऊं या B to A जाऊं वो सेम बात है, लेकिन सारे के सारे लाइन सेगमेंट डायगोनल थोड़ी ना होंगे। डायगोनल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सोचो। अगर आपको डायगोनल्स निकालने और लाइन सेगमेंट पता लग गए हमें, तो क्या इसमें से एडजस्टमेंट करना है जिससे कि हमारे डायगोनल्स निकलाएं, तो बताएगा। बताओ भाई। सर एक बार रिपीट करना, वो आज कट के, सॉरी। बेटा मैंने कहा कि अगर आपके एन साइडेड पॉलीगन है, उस एन साइडेड पॉलीगन में एन वर्टिसेस हैं, और अगर आपको कोई भी 2 वर्टिसेस चुनने हैं तो कितने तरीके NC2, और उन दोनों को चुन के मैं क्या करूंगा, लाइन सेगमेंट बना दूंगा। तो मेरे लाइन सेगमेंट तो मुझे पता लग गए, उस पॉलीगन में एन साइडेड जो पॉलीगन है उसमें NC2 क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होंगे। लेकिन ये डायगोनल्स नहीं है, तो इसमें मुझे क्या एडजस्टमेंट करना है जिससे कि डायगोनल निकला है। भाई अगर ये पेंटागन है, देखो देखो ध्यान से देखो, ये एक पेंटागन है, इसके मुझे बताओ अगर कितने कोने दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं। यस सर। इन 5 से मैं कितने लाइन सेगमेंट बना सकता हूँ, काउंटिंग करो, देखो 1 2 3 4 5, और बनेगा। नो सर। तो 5 लाइन सेगमेंट बने या ज्यादा बने, सिर्फ 5 ही बने। गलत। 6 ज्यादा बने। 7 8 9 10 नहीं बने बेटा। यस सर। भाई जो साइड्स है वो भी तो लाइन सेगमेंट ही है, ए से बी को जोड़ा है आपने, बी से सी को जोड़ा है, तो ये भी तो लाइन सेगमेंट ही है। तो कितने लाइन सेगमेंट बने, 10 बने। 10 कैसे आए, आपने क्या करा, 5 में से 5C2 कर दिया, मतलब 2 कोई भी पॉइंट चुने और उनसे लाइन सेगमेंट बना दिया। तो 5C2 सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करके 10 ही आता है ना बेटा, सॉल्व करके देख लो, यस सर। 10 ही आता है। अब लेकिन मुझे सिर्फ डायगोनल्स काउंट करने थे, तो इसमें कोई बताएगा नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, सो 5। 5। तो बेटा यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट में से आप अगर साइड्स को हटा दो तो सिर्फ आपके डायगोनल ही तो बचेंगे। आई बात समझ में, अगर आप Yes, sir. नंबर ऑफ साइड्स हटा दो टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सेगमेंट में से, तो आपके पास जो बचेंगे वो सिर्फ डायगोनल बचेंगे। तो तरीका क्या हुआ,
ये जो लाइन सेगमेंट आए हैं इसमें से अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने थे तो NC2 में से क्या माइनस करना है आपको? माइनस सर n। n करना है। n आपके क्या है? Yes. नंबर ऑफ साइड्स हैं और ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल, जो कि कितने गिवन है? 54। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई इक्वेशन? क्या बना? NC2 माइनस n कितना आया? 54 आया। NC2 आपके क्या है? टोटल लाइन सेगमेंट। n क्या है आपका? नंबर ऑफ साइड्स। और जब आपने ये माइनस कर दिया तो ये क्या आया? नंबर ऑफ डायगोनल्स आए। क्लियर है? यस सर। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके जल्दी से n की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। जल्दी से सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो क्या बन रहा है। NC2 कैसे लिखेंगे? पहले n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 Yes, फैक्टोरियल sir. माइनस n इक्वल टू 54। अच्छा, n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल में से क्या करना पड़ेगा? n को बाहर निकालना पड़ेगा, n माइनस 1 को भी बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, जो कि नीचे वाले n माइनस 2 से कट जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा, माइनस n इक्वल टू 54। तो ऊपर क्या बना? n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इक्वल टू 108, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इक्वल टू 0। यही बन रही है भाई क्वाड्रेटिक। यस सर, ये बन रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जल्दी से बता दो n की वैल्यू क्या होगी। अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो उसमें से एक शायद नेगेटिव आएगी, तो उसको इग्नोर कर देना कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा n। तो बताओ क्या क्या आ रहा है। बोलो भाई कितना है? बोलो भाई। सर 36। बेटा मल्टीप्लाई करके माइनस 100 आना चाहिए और आपका सब्ट्रैक्ट या ऐड करके क्या आना चाहिए? माइनस 3। तो क्या क्या दो नंबर्स होंगे ऐसे? सोचो जल्दी से। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 3 आए। अब सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, ऐड तो नहीं। सर 12 माइनस 12 और 9। ठीक है, तो माइनस का 12 चलेगा और प्लस का 9, राइट? Yes, यस sir. सर। तो बेटा एक शॉर्टकट बता दिया मैंने कि डायरेक्टली आपको एक इससे पीछे आप ऐसे लिखोगे ना, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप फिर कॉमन लोगे, फैक्टराइज करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो दो स्टेप्स स्किप हो जाएंगे आपके, एक तो ये वाला और एक ये वाला। n माइनस 12 लिखोगे आप, फिर प्लस 9 लिखोगे, फिर n माइनस 12 लिखोगे, फिर कॉमन लोगे। ये कॉमन आ गया तो n माइनस 12 n प्लस 9 आएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन ये काम तब करता है जब आपका n स्क्वायर या x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। अगर 1 है तो आप डायरेक्टली जो आप नंबर सोच रहे हो ना वही लिख दो n के साथ। आपने सोचा माइनस का 12 और प्लस का 9, तो n के साथ माइनस 12 लिख दो और प्लस 9 लिख दो। तो n की वैल्यू क्या आएगी? या तो 12 आएगी या फिर माइनस 9। भाई नेगेटिव तो वर्टिसेस पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? 12। तो यानी कि अगर 12 साइडेड पॉलीगन लेते हैं तो उसके डायगोनल्स कितने आएंगे? 54 आएंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने एक चीज बोली कि अगर आउट ऑफ n वर्टिसेस आपको लाइन सेगमेंट बनाने कितने बनेंगे? NC2। अगर n टीम्स हैं तो उनसे कितने मैचेस करा सकते हो हर टीम का? अगर हर टीम के साथ कराना है एक एक मैच तो NC2 मैचेस हो सकते हैं। एक पार्टी के अंदर लेट्स से हैंडशेक कराने हर पर्सन को, हर पर्सन के साथ एक बार करना है, तो कितने हैंडशेक हो सकते हैं? NC2। तो बेटा ये चीज सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की वर्डिंग अलग अलग हो जाती है। तो बात को समझो कि हो क्या रहा है। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है इसमें? ये तो क्लियर है, क्योंकि अरेंजमेंट का sir. ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ए से बी को जोड़ा या बी से, वो तो एक ही लाइन सेगमेंट काउंट होगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जेई का था 2020 का, ध्यान से पढ़ना, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर बनाना है इन विच ओनली एंड ऑल ऑफ 5 डिजिट, ऑल ऑफ 5 डिजिट। कौन कौन सी डिजिट लेनी है? 1 चलेगा, 3 चलेगा, 5 चलेगा, 7 एंड 9 अपीयर इज क्या है आंसर? ऑप्शन भी चलो दे रहा हूँ। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 6 फैक्टोरियल, 5 की पावर 6, या डी 5 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2।
क्वेश्चन क्या है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और डिजिट जो लेनी है वो कौन सी ली गई है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि बेटा उसको ऐसा लग रहा है कि भाई 6 डिजिट का नंबर बनाना है और सर ने डिजिट तो गलती से 5 ही दी। सर 0 ले सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, डिजिट यही वाली लेनी है और आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब आप सोच रहे हो कि सर रिपीट कर डिजिट, सकते हो? हाँ यही तो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर सर ने 5 डिजिट दी हैं और 6 डिजिट का नंबर पूछ रहे हैं तो पक्का कोई ना कोई डिजिट रिपीट होगी। और उसने फिर एक चीज और बोली, ध्यान से सुनो, उसने बोला ओनली, ओनली मतलब जब ऐसे बोल दिया तो इसका मतलब है 0 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, ठीक है, 8 नहीं ले सकते। तो इन डिजिट के अलावा नहीं लेना, और जब इन डिजिट के अलावा कुछ लेना ही नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई डिजिट को रिपीट करना है। अब रिपीट कितनी बार करना है, उसने कहा ऑल ऑफ द डिजिट, भाई सारी उस नंबर में अपीयर भी होनी चाहिए। ये सारे वर्डिंग है ना, थोड़ा सा लाइक बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन। 6 डिजिट का नंबर है ओनली, इनके अलावा कुछ नहीं लेना, और सारी की सारी डिजिट अपीयर भी होनी चाहिए ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 तो आएंगी, इनमें से कोई एक डिजिट को मुझे रिपीट करना पड़ेगा। वो 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी 2 बार आ सकता है, 7 भी 2 बार आ सकता है और 9 भी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो क्वेश्चन ये है। अब उसने ये भी नहीं बोला कि कौन सी डिजिट रिपीट करनी है, वो तुम्हारे ऊपर है कि कितनी कौन कौन सी करा सकते हो आप, और 6 डिजिट के कौन कौन से नंबर अलग अलग बना सकते हो। तो कोई अब बताएगा कैसे स्टार्ट करें इसे क्वेश्चन को? 6 डिजिट का नंबर बनाना है और ये 5 डिजिट से ही बनाना है, और ये सारे की सारी 5 डिजिट आनी चाहिए। तो हमें ये तो समझ में आ गया, एक डिजिट इनमें से कोई ना कोई रिपीट होगी। क्या करें? सर 6 बॉक्सेस बना लेते सबसे पहले ना। पहले एक चीज सोचो, जब आपको कोई एक डिजिट रिपीट करानी है बेटा, तो पहले आपको पहले वो डिजिट चूज नहीं करनी चाहिए कि कौन सी होनी चाहिए, है कि नहीं? नंबर ऑफ वेज इन विच, देखो आप कह रहे हो 6 सर बॉक्सेस बना दो, तो बेटा उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगी। मुझे अभी तक जब क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा तो पहले मुझे ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि कौन सी डिजिट रिपीट करानी है भाई, क्योंकि एक डिजिट तो ये पक्का पता लगेगी कि रिपीट होगी, कौन सी डिजिट रिपीट होगी ये तो बताया नहीं। तो या तो सर आप सोच केसेस लिए। बनाओ। हाँ, तो नंबर ऑफ वेज इन विच एनी वन डिजिट कैन रिपीट, कितने होंगे भाई? 5 ही तरीके होंगे ना भाई। इन पांचों में से मैं कोई सी भी डिजिट चुन लूंगा और कहूंगा वो रिपीट करानी है, ये ठीक है? यस सर। ठीक है। अब जो नाउ these 6 digit with 2 digit सेम, भाई जो आपने 6 डिजिट चूज करी है वो चूज करने के लिए आपके पास चॉइस तो थी नहीं, आपको यही लेनी थी 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन उनमें से एक डिजिट जो होगी वो 2 बार आ रही होगी, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 6 डिजिट विद 2 डिजिट सेम, जिसमें 2 डिजिट क्या होंगी, सेम होंगी। कैन बी अरेंज्ड इन, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं कोई बताएगा? कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं भाई 6 डिजिट्स को? कुछ याद आ रहा है जिसमें लाइक टोटल हमें गिवन होती थी थिंग्स, उसमें से कुछ रिपीटेशंस होते थे, तो उनकी अरेंजमेंट्स के तरीके कितने होते थे, भूल गए? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, याद आ रहा है? 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा यस सर। भाई? क्योंकि आपकी 2 डिजिट सेम वाली है ना बेटा, ध्यान आ गया? ऐसा कुछ बताया था मैंने कि ए, मान लो ऐसा लिखा हुआ है ए, और बी 3 बार लिखा हुआ है, और सी लेट से 2 बार लिखा हुआ है, या 3 बार या 4 बार। तो ये कितनी डिजिट है, कितने लेटर्स है टोटल? 1, 2, 3, 4, 8, 9 है। तो इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल, अगर ये सारे डिफरेंट होते। लेकिन सारे डिफरेंट नहीं है, तो जो जो रिपीटेशन वाले हैं उतने फैक्टोरियल नीचे आएंगे। 2 ए सेम है, 3 बी सेम है और 4 सी से, ठीक है? क्या यस सर। यस सर। तो बेटा यहाँ पर भी तो वही फंडा लगाया मैंने कहा कि 6 डिजिट है आपके पास, लेकिन 6 डिजिट में मुझे ये पक्का पता है कि कोई ना कोई 2 डिजिट जो है वो 2 बार आई है, मतलब एक डिजिट जो है वो 2 बार आई है। तो उसकी रिपीटेशन की वजह से मैंने क्या कर दिया, 2 फैक्टर से डिवाइड कर दिया। और आंसर आपका यही होगा, या मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, क्यों? यस सर। सर कि वो कोई भी हो सकता है सर। हाँ, क्योंकि वो तो हर एक के लिए आएगा ना, 1 के लिए भी आ सकता है, 3 के लिए भी आ सकता है, 5 के लिए भी, 7 के लिए भी और 9 के लिए भी। क्लियर है बेटा? यस सर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दिख गया? डी। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को?
यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट हुई? नो सर, सर रुक जाओ, नोट कर रहे हैं। बेटा नोट करने से पहले समझते चलो, मतलब क्वेश्चन रट नहीं सकते आप। मतलब आप ये सोचो सर ने, मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ने पहले जो 5 डिजिट बोलेगी वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी डिजिट रिपीट करानी। सर के माइंड में कहाँ से बात आई? सर ने ऐसे क्यों नहीं स्टार्ट किया भाई 1 2 3 4 5 6? आप कर ही नहीं पाओगे। अगर सोच के देखो ऐसे, अगर आप करते हो आप कैसे करोगे इसे? आप कहोगे सर उन 5 में से कोई सी भी डिजिट यहाँ पे आ जाएगी। आप ऐसे करोगे 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, फिर ये तो गड़बड़ होगी, एक डिजिट तो कम रह गई। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आना चाहिए था कि भाई कौन सी डिजिट रिपीट करानी है, वो भी तो सोच लो पहले। तो अब कौन से ऑप्शन थे? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, सॉरी 1 3, कौन सी डिजिट थी? 1 3 5 7 और 9। इन पांचों में से कोई भी डिजिट रिपीट हो सकती है। ये बात कैसे पता लगी कि कोई डिजिट रिपीट होगी और एक ही बार होगी? ये भी कैसे पता लगा? जब 5 डिजिट अवेलेबल है और सारी की सारी यूज करनी है और एक डिजिट की कमी है, तो इनमें से ही कोई ना कोई एक बार आएगी, तो फिर वो रिपीटेशन एक का ही होगा। इसलिए मैंने क्या करा, जब रिपीटेशन पहले होना ही है तो पहले चुन लिया कि किसका रिपीटेशन होगा। तो वो कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। पांचों में से कोई भी एक बार रिपीट करा दूंगा मैं। अब वो जो 6 डिजिट आएंगी जिसमें कि 2 डिजिट जो होंगी वो सेम होंगी, उनको अरेंज करने के तरीके कितने? 6 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि 2 डिजिट सेम थी इसलिए 2 से डिवाइड करा। जो फंडा मैंने बताया वो रिपीटेशन वाला। ये बेटा याद रखना है कि रिपीटेशन जितने भी नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट हो रहा है उसके फैक्टर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मतलब अगर 2 चीज सेम है, 3 चीज सेम है और 4 चीज सेम है, तो 2 फैक्टर से भी डिवाइड होगा, 3 फैक्टर से भी और 4 फैक्टर से भी। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? n फैक्टर, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ जितने भी थिंग्स हैं। अब उसमें सेम है डिफरेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर हमेशा n फैक्टर रहता है। तो यहाँ पर हमने 6 डिवाइड बाय 2 फैक्टर इसलिए लिखा, 6 फैक्टर इसलिए क्योंकि 6 डिजिट है, 2 फैक्टर इसलिए क्योंकि उनमें से 2 डिजिट सेम है, और 5 से इसलिए इंटू करा क्योंकि भाई 5 वेज थे उनको सेलेक्ट करने के भी। तो पहले सिलेक्शन करा फिर अरेंज करा, तो टास्क तब कंप्लीट होगा जब आप दोनों काम कर लोगे, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से समझो, चीजों को थोड़ा सा लाइक जब भी मैं कोई स्टेप समझा रहा हूँ कुछ भी कंफ्यूजन है पूछो, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर जैसे प्रोबेबिलिटी हम करेंगे इसके बाद, तो प्रोबेबिलिटी में लाइक सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे ज्यादातर उसमें से आधे क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब आधे क्वेश्चन लगा लो 60% या 50% ऐसे होंगे जिसमें आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, और काउंटिंग के लिए वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम या टोटल आउटकम लेने के लिए आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल है। तो अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया ढंग से तो आधा चैप्टर सोच लो प्रोबेबिलिटी आपका हो ही गया। ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने सर्कुलर परम्यूटेशन सीखा। इस सर्कुलर परम्यूटेशन को भी बेटा रिवाइज करना, जैसे मैंने बताया था कि कब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर करता है, जब पर्सन बिठाते हैं तब मैटर करता है, तब अलग अलग बात मानी जाती है, तो n-1 फैक्टर होता है। लेकिन जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है, जैसे गार्लैंड बनाया, नेकलेस बनाया, तो उस केस में आप n-1 फैक्टर करके डिवाइड बाय 2 भी कर देते हो, फैक्टर से डिवाइड, क्योंकि वो सेम बात है। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू बेटा। ओके, ढंग से इसे रिवाइज करना, और जो भी लाइक चीजें नहीं समझ आती दोबारा पूछना नेक्स्ट क्लास में, अगर कुछ रहता है। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। बाय सर। बाय बेटा।